Welcome to the book reading session 13 on The Game of Life and How to Play It by Florence Scovel Shinn. Session 14, I'm sorry. So, कल हम यहाँ stop किए थे. When you are no longer disturbed by his cruelty, he will cease to be cruel. मतलब जब हम किसी भी इंसान की किसी भी एक आदत से जिस दिन हम डिस्टर्ब होना बंद कर देंगे वो इंसान की वो आदत बदल जाएगी. एज़ यू आर अट्रैक्टिंग इट थ्रू योर ओन इमोशंस, हम उसकी इस बिहेवियर को इनकरेज कर रहे हैं, हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. जितना हम उससे चिढ़ रहे हैं उसका उस बिहेवियर को पानी मिल रहा है. जैसे किसी पौधे को पानी मिलता है ना, वो और उगता है और उगता है और उगता है. हमें क्या करना है, जब हम उसकी बिहेवियर से अफेक्ट होना बंद कर देंगे उसकी बिहेवियर ही चेंज हो जाएगी. और जब हमें यह एहसास हो जाएगा कि उस सीन को तो मैंने अपने ही लाइफ में इनवाइट किया है अपनी इमोशन से. देन आई टोल्ड हर ऑफ अ ब्रदरहुड इन इंडिया हु नेवर सेड गुड मॉर्निंग टू ईच अदर. सो आई एम सो लकी, आई एम फीलिंग सो प्राउड कि ये 150 साल पुरानी बुक होके भी इसमें इंडिया का मेंशन किया हुआ है. और जैसे कि इंडिया में हम मतलब कितने बार ग्रैटिट्यूड में मैंने ये भी लिखा है कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम बॉर्न इन इंडिया, बिकॉज़ यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को जिस लेवल पर एक्सप्लोर किया गया है, जिस लेवल पर हमारे पास योगा का साधन अवेलेबल है, मेडिटेशन अवेलेबल है, इतना ईजीली और इतने तरीके की स्कूल्स में अवेलेबल है, ये किसी और देश में नहीं है. तो शायद मेरी सोल की ग्रोथ के लिए मैंने इसलिए इंडिया को चुना और इंडिया में ही इतने तरीके की मेडिटेशंस की प्रैक्टिस करके मुझे समझ आ रही है कि मेरे लिए कौन सी अच्छी है. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर कंट्री. सो इंडिया में एक कल्चर में एवरी मॉर्निंग लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग नहीं बोलते. आई सल्यूट द डिविनिटी इन यू. ये हमें प्राणिक हीलिंग में भी सिखाया गया था कि हर इंसान के अंदर एक भगवान है. तो हमें जब किसी को भी देखना है, किसी से भी अपनी बात मनवानी है, आप सबसे पहले उसको बोलिए कि मैं तुम्हारे अंदर के भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ. आई सल्यूट द डिविनिटी इन यू. They, instead of saying good morning, they used to say these words. They saluted the divinity in every man and in the wild animals and in the jungle, and they were never harmed, for they saw only God in every living thing. और ये सच्चाई ही है ना, हम सारे लिविंग बीइंग्स में गॉड ही तो है. और इंडिया ही एक लौता देश है जहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं कि लोग पूजा करते हैं. हम बहुत सारे पेड़ पौधों की पूजा करते हैं. जैसे हमने तुलसी, हमें पता है कि तुलसी जी की हम घर में सब पूजा करते हैं. बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स. आज हमने रामायण महाभारत में कितनी सारी कथाएं देखी है कि जब वो लोग एनिमल्स को प्रणाम करते हैं, एनिमल्स से गाइडेंस लेते हैं. सो इंडिया में ही ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि ये हमारे कल्चर में बहुत लोगों को ये चीज़ सिखाई गई है. सल्यूट द डिविनिटी इन दिस मैन. तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो हमने कल डिस्कस किया था अबाउट दिस लेडी जिसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया था और इनको राय दी जा रही थी कि तुम उसको सल्यूट करो, तुम उसके एक्शंस को मत देखो, तुम अगर उसको दिल से सच्चा प्यार करती हो तो उस इंसान के अंदर भी सिर्फ डिविनिटी देखो, सिर्फ उसके अंदर के भगवान को देखो. आई सी योर डिवाइन सेल्फ. I see you as God see you, perfect, made in His image and likeness. मैं तुम्हें ऐसे ही देख रही हूँ जैसे भगवान ने तुमको क्रिएट किया है. भगवान ने तो तुमको अपने जैसा ही क्रिएट किया है, तो उसी तरीके से तुमको उस इंसान को भी देखना है. She found she was becoming more poised and gradually losing her resentment. He was a captain and she always called him the cap. और धीरे धीरे इस ऑथर की गाइडेंस से उनकी जो भी चिड़ाहट थी अपने हस्बैंड को लेकर वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी. फाइनली वो स्टेज में पहुंच गई थी जब वो उसको दिल से ब्लेस कर पा रही थी. एंड वन डे शी सडनली सेड गॉड ब्लेस द कैप वेर एवर ही इज़. और ये स्टेज उसकी कब आई? बहुत दिन की प्रैक्टिस के बाद आई. उसने बहुत दिन तक उसको फॉरगिव करने का ट्राई किया, उसके सारे नेगेटिव इमोशंस को छोड़ के उसकी पॉजिटिविटी पर उसने बहुत फोकस किया. और जिस दिन वो उस स्टेज में आ गई जब वो उसको ब्लेसिंग्स दिल से दे पा रही थी, उस दिन उसकी सिचुएशन चेंज हुई. आई रिप्लाइड नाउ दैट इज़ रियल लव.
वो रियल लव है ना, क्योंकि तुम उसको प्यार कर रही हो, वो तुम्हारे पास नहीं है, वो तुमको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, वो तुमको बराबर में प्यार नहीं कर रहा है, फिर भी तुम सेल्फलेसली उसको प्यार करे जा रही हो और उसको ब्लेसिंग्स दे रही हो, इसको रियल लव बोलते हैं. Now that is real love when you have become a complete circle. You are no longer disturbed by the situation. You will have his love or attract its equivalent. मतलब attract its equivalent मतलब कि अब तुम इस स्टेज में आ गई हो ना, अब तुम जिस तरीके का लव दे रही हो या तो तुमको इसी इंसान से मिलेगा या फिर एग्जैक्टली ऐसा ही कोई और इंसान से मिलेगा जो तुमको इतना ही प्यार करेगा जितना तुम दे रही हो. I was moving at this time and did not have a telephone, so I was out of touch with her for a few weeks. When one morning I received a letter saying we are married. At the earliest opportunity, I paid her a call. My first words were, "What happened?" So basically, काफ़ी कुछ महीनों बाद इनके पास एक चिट्ठी आई, उस लेडी ने लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारी शादी हो चुकी है. ये बहुत सरप्राइज थी कि क्या हुआ. She was very surprised. "Oh," she exclaimed, "a miracle. One day I woke up and all suffering had ceased. I saw him that evening and he asked me to marry him. We were married in about a week and I have never seen a more devoted man." So basically हुआ क्या था, जिस दिन उनके अंदर से एक एक चिड़चिड़ाहट, एक एक नफ़रत, एक एक थॉट्स, जिस दिन नेगेटिव थॉट्स इन्होंने उस आदमी के लिए बनाना बंद कर दिया था, एक दिन जब वो उठी और वो रियलाइज़ की कि वो पूरी प्योर हो चुकी है, और उसी दिन उन्होंने उससे मिलने का प्लान किया और मिलते ही दैट मैन प्रपोज टू हर एंड दे गॉट मैरिड अगेन. सो ये थी उसकी लव के ऊपर विक्ट्री. देयर इज़ एन ओल्ड सेइंग, नो मैन इज़ योर एनिमी, नो मैन इज़ योर फ्रेंड, एवरी मैन इज़ योर टीचर. कैन वी जस्ट लर्न दिस लाइन कि हमारे लाइफ में कोई भी अगर आया है, कोई हमारा दोस्त नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हमसे बड़ा है, हमसे छोटा है, हमारा रिलेटिव है, हमारा स्टाफ है, हर इंसान हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा रहा है. हमें सिर्फ ओपन रहना है उस टीचिंग्स को समझने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए और उसको रीड करने के लिए. So one should become impersonal and learn what each man has to teach him, and soon he would learn his lessons and be free. The woman's lover was teaching her selfless love. So इस स्टोरी में इस वुमेन के लवर ने इसको क्या सिखाया, इस तरीके का सेल्फलेस प्यार सिखाया कि जब तुमको कुछ नहीं मिल रहा है बदले में, फिर भी तुम प्यार करो. सेल्फलेस, बिना कोई फ़ायदा पर्सनल हुए, फिर भी अगर कोई किसी को प्यार कर सकता है, ये वाली क्वालिटी इस वुमेन को सिखाई जा रही थी इस मैन के थ्रू. और अगर जब हम इस स्टेज में आ जाते हैं, एवरी मैन सूनर और लेटर मस्ट रिटर्न. आपके लाइफ में उतना ही प्यार फिर से आएगा ही आएगा. Suffering is not necessary for man's development. It is a result of violation of spiritual law. But few people seem able to rouse themselves from their soul sleep without it. When people are happy, they usually become selfish, and automatically the law of karma is set in action. Man often suffers loss through lack of appreciation. Again, it's very simple what they are trying to say. When people are happy, they usually become very selfish. और वो ये सारे spiritual laws को इंसान भूल जाता है, और उस समय जब वो भूल जाता है तो उससे गलत कर्म होते हैं और लॉ ऑफ कर्मा स्टार्ट हो जाता है. ये तो आपके लिए कभी भी कोई भी सिचुएशन में चेंज नहीं होगा. ये लॉज हर समय काम कर रहे हैं. आप सैड हो, आप हैप्पी हो, आपको कॉन्शियसली चूज़ करना है आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. मैन ऑफन सफ़र्स थ्रू लैक ऑफ अप्रिसिएशन. लैक ऑफ अप्रिसिएशन मतलब ग्रैटिट्यूड, कि अगर हम अपनी कोई भी सिचुएशन में अगर हम ग्रेटफुल नहीं हैं तो हमारे पास जो भी है वो हमसे ले लिया जाएगा. और ये हमने मैजिक बुक में 100 बार इस लाइन को पढ़ा है. I knew a woman who had a very nice husband, but she said often, "I don't care anything about being married, but that is nothing against my husband. I'm simply not interested in married life." She had other interests and scarcely remembered she had a husband. She only thought of him when she saw him. One day her husband told her he was in love with another woman and he left her. She came to me in distress and resentment. I replied, "It is exactly what you spoke the word for. You said you didn't care anything about being married." So the subconscious worked
to get you unmarried. She said, "Oh yes, I see. People get what they want and then often feel very much hurt." She soon became in perfect harmony with the situation and knew they were both much happier apart. When a woman becomes indifferent or critical and ceases to be an inspiration to her husband, he misses the stimulus of their early relationship and is restless and unhappy. So again this book is so powerful. ये लास्ट की कुछ लाइन्स में हमने कितना कुछ सीख लिया, कितनी इसमें कॉन्शियसली सिखाया जा रहा है. ये जो बोलते हैं कि आई डोंट केयर एनीथिंग अबाउट बीइंग मैरिड, ये आजकल की सिचुएशन में, आजकल की सोसाइटी में बहुत बार ये देखा जा रहा है कि वुमेन अपने आप को इतना ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश करती है, या कितने बार ऐसे ही एटीट्यूड में कुछ भी बोल देती है कि मुझे तो पैसों से कोई लेना देना नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास कितना है नहीं है, या मुझे बच्चों से कोई फ़र्क नहीं है, वो उनकी लाइफ अपनी, मेरी लाइफ अपनी, मुझे अपने हस्बैंड से कोई फ़र्क नहीं, उनकी लाइफ अपनी में. इस तरीके की लैंग्वेज आजकल हम बहुत सुन रहे हैं बिकॉज़ लोगों को लग रहा है कि ये सब बोल के वो अपने आप को किसी के सामने प्रूफ करना चाह रहे हैं कि देखो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए. लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रही कि आपकी एक एक वर्ड यूनिवर्स रिसीव कर रहा है. तो हमें कैजुअली भी ये बात नहीं बोलना है कि नहीं, मुझे, आई एम नॉट ड्रिवन बाय मनी, मुझे पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता. अरे कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? थिंक लॉजिकली. इफ़ देयर इज़ नो मनी, क्या आप कोई भी सोशल वर्क कर पाओगे? सो कैजुअली भी मत बोलिए, बिकॉज यूनिवर्स मजाक को भी नहीं समझता. ये लेडी का जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, उसने बहुत कैजुअली बोला कि मुझे मेरे हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मैरिड हूँ चाहे नहीं हूँ, ठीक है, हम दोनों नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं. और उसकी लाइफ में बहुत सारे इंटरेस्ट और भी थे, तो दोनों पैरेलल लाइफ जी रहे थे. और वन फाइन डे उसका हस्बैंड उसको आके बोलता है कि लिसन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, और वो किसी और से अफेयर करके ही गॉट मैरिड टू समबडी एल्स. और वो बहुत दुखी हुई. तो फिर ये गई इस ऑथर के पास. जब तक उसके पास था तब तक उसने उसकी वैल्यू नहीं की, उसने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरे पास एक हस्बैंड है जो मुझे कंफर्टेबल लाइफ दे रहा है. वो क्या बोलती थी, मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे इंटरेस्ट अलग है, उनके इंटरेस्ट अलग है, हम दोनों अपनी पैरेलल लाइफ जी रहे हैं. ये जो एटीट्यूड है ना, इसमें हम यूनिवर्स को रॉन्ग मैसेज भी दे रहे हैं. और उसने यूनिवर्स को रॉन्ग मैसेज दे दिया था. तो जब ये ऑथर के पास गई तो इन्होंने उनको समझाया कि तुमको तो वही मिला जो तुम बोली, तुम यही बोल रही थी ना कि तुमको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि तुम मैरिड हो चाहे नहीं हो. तो अब देख लो, सबकॉन्शियस ने वर्क कर लिया और अब तुम अनमैरिड हो चुकी हो. तो अब उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझसे गलती तो हुई है. तो लेकिन फिर वो रिजेंटमेंट में नहीं रही. शी बिकेम इन परफेक्ट हार्मनी विद द सिचुएशन, और वो धीरे धीरे सिचुएशन को बहुत खुशी से एक्सेप्ट की. सो ये हमें सीखना है कि एक कोई भी लेडी, लाइक दिस इज़ अ मंत्रा फॉर अ मैरिड लाइफ. जब कोई भी लेडी बहुत इनडिफरेंट हो जाती है, या सारा दिन अपने हस्बैंड को कमेंट करती है, क्रिटिसाइज़ करती है, या हस्बैंड आए चाहे नहीं है, अपनी रूटीन को इतना कंफर्टेबल बना लेती है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है हस्बैंड है या नहीं है, और अगर वो अपनी हस्बैंड की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, उसको इंस्पायर नहीं कर रही, उसे कुछ शेयर नहीं कर रही, उसे कुछ सिखा नहीं रही है, तो वो हस्बैंड भी तो उसी चीज़ के लिए ट्रेंड हो जा रहा है कि हाँ, मेरी वाइफ है या नहीं, मुझे भी नहीं फ़र्क पड़ रहा. ही मिसेस द स्टिमुलस ऑफ द अर्ली रिलेशनशिप. शुरू में जो उसको इम्पोर्टेंस और अटेंशन उस हस्बैंड को भी मिली थी, वो भी तो मिलनी बंद हो चुकी है, और वो भी तो फिर इरिटेट हो रहा है. सो फाइनली उन दोनों रिलेशनशिप का उसका रिज़ल्ट क्या होगा? आप जो दोगे वो ही मिलेगा. आपने अगर कम दिया तो आपको रिज़ल्ट में कम ही मिलेगा. अ मैन केम टू मी डिजेक्टेड, मिजरेबल एंड पुअर. His wife was interested in the science of numbers and had him read. It seems the report was not very favorable, for he said, "My wife says I'll never amount to anything because I'm a 2." So ये एक और स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक लेडी थी जो न्यूमरोलॉजी में बहुत विश्वास करती थी. जैसे टैरोट कार्ड रीडिंग होती है, वास्तु होता है, एस्ट्रोलॉजी होती है, वैसे न्यूमरोलॉजी भी होती है, जहाँ पर नंबर के जोड़ से बहुत लोग अपनी लाइफ डिसाइड करते हैं कि 9 का जोड़ मेरे लिए लकी है, नंबर 7 मेरे लिए लकी है. वैसे ही उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी न्यूमरोलॉजी पर, और उसने अपने हस्बैंड को भरोसा दिला दिया था कि तुम ज़्यादा कुछ लाइफ में कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा नंबर 2 है. ठीक है. आई रिप्लाइड, "I don't care what your number is.
You are a perfect idea in divine mind, and we will demand the success and prosperity which are already planned for you by that infinite intelligence. तो इन्होंने उनको क्या सिखाया कि मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता तुम्हारा जो भी न्यूमरोलॉजी का नंबर है, तुम एक परफेक्ट प्लान हो, तुम कोई ना कोई बहुत बड़े पर्पस से आए हो और तुम्हारी जर्नी में जितनी अबंडेंस है वो सब तुम्हारे सामने अब आने वाली है. Within a few weeks, he had a very fine position, and a year or two later, he achieved a brilliant success as a writer. No man is a success in business unless he loves his work. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत बार जो लोग कोई भी जॉब में या कोई भी बिज़नेस में इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमा के घर पे लाना है, तो वो कभी भी फलेगा नहीं. और जब आप अपने बिज़नेस से, अपने वर्क से आप पैशनेटली प्यार करने लगते हो ना, वही काम आपको, वही बिज़नेस आपको रिजल्ट्स देगा, नहीं तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. द पिक्चर द आर्टिस्ट पेंट्स फॉर लव इज़ हिज ग्रेटेस्ट वर्क. मतलब अगर हम किसी आर्टिस्ट को बहुत बार हमने ये नोटिस किया है, बहुत सारी स्टोरीज़ है कि कोई इंसान अगर फ्री में कुछ कर रहा होता है, कभी गा रहा होता है, दिल से गा रहा है, उसकी वैल्यू ही अलग होती है, उसकी आउटपुट अलग होती है. और अगर आप उसको पैसे के लिए गवा रहे हैं तो उसकी आउटपुट अलग होती है. यू हैव टू सिंपली लव योर वर्क. अगर कोई आर्टिस्ट है, अगर पैसे के लिए कोई डेडलाइन उसको दे दिया जाता है, तुम 3 दिन में मुझे पेंटिंग बना के दो, उस पेंटिंग की क्वालिटी और एक ऐसी पेंटिंग जो उसको बोल दिया जाता है बस तुम्हारा जब दिल करे तुम पेंट करना, उसकी क्वालिटी, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है आउटपुट में. तो उसी तरीके से अपने बिज़नेस को भी हम जितना लव करेंगे हमें उतनी ही रिज़ल्ट मिलेगी, और जितना हम उसको ड्यूटी समझ के करेंगे हमें वैसी ही रिज़ल्ट मिलेगी. द पॉट बॉयलर इज़ ऑलवेज समथिंग टू लिव डाउन. नो मैन कैन अट्रैक्ट मनी इफ़ ही डिस्पाइजेज इट. मतलब आप पैसे को कभी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर सकते अगर आपको लगता है कि पैसे ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है. देखो भाई भाई में लड़ाई हो गई, देखो इस घर में पंगे चल रहे हैं, देखो इस बिज़नेस में प्रॉब्लम चल रही है, पैसे सारी प्रॉब्लम की जड़ है, पैसा नहीं होना चाहिए. अगर आपकी इंटरनल थॉट्स ऐसी है तो आप अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. यू हैव टू लव मनी, और हर तरीके से आपको लव करना है. फिज़िकली भी नोट्स को बहुत सुंदर से रखना है, वॉलेट को सजा के रखना है, अपनी सारी सेविंग्स को बहुत सुंदर से मतलब ऑर्गेनाइज करके रखना है, और आपकी सोच भी वैसी होनी चाहिए टुवर्ड्स मनी. Many people are kept in poverty by saying money means nothing to me. I have a contempt for people who have it. हमने एक और बहुत बार सुना है ना कि people are just jealous of people who have money, और इनफैक्ट वो चिढ़ते भी है कि देख इसके पास इतना पैसा है तो देख कैसे शो ऑफ कर रहा है. वो एक्चुअली उस पर्सन से नहीं चिढ़ रहे, वो उसके पैसे से चिढ़ रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट. बिकॉज ये करने से आप अपनी मनी की इक्वेशन को ख़राब कर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप विद मनी को ख़राब कर रहे हैं. दिस इज़ द रीज़न सो मैनी आर्टिस्ट आर पुअर. आर्टिस्ट लोगों को भी ऐसा लगता है कि पैसे से आप हमारे आर्ट को नहीं खरीद सकते. बहुत बार मैंने भी फील किया है कि जब लोग आर्ट वर्ल्ड में बार्गेनिंग करते हैं ना कि ये 10,000 में नहीं, आई विल पे यू 5,000 ओनली फॉर दिस. सो आर्टिस्ट लोग को पैसे से चिढ़ हो जाती है. सो इसीलिए कहा गया है कि इसीलिए दुनिया के इतने सारे आर्टिस्ट गरीब हैं, बिकॉज दे हैव अ कंटेम्प्ट फॉर मनी. आई रिमेंबर हियरिंग वन आर्टिस्ट से ऑफ अनदर, he is no good as an artist, he has money in the bank. This attitude of mine, of course, separates man from his supply. He must be in harmony with a thing in order to attract it. मतलब अगर कोई भी इंसान अपनी सप्लाई के साथ हारमोनी में नहीं है तो वो अपनी लाइफ में उसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता. Money is God in manifestation and as freedom from want and limitation, but it must be always kept in circulation and put to right uses. So जैसे ही हम मनी को भगवान की तरह ट्रीट करेंगे, उसकी उतनी ही पूजा करेंगे. हमने बहुत बार देखा है ना, लोग अपनी तिजोरी की भी पूजा कर रहे होते हैं, उसको टीका लगाते हैं, उसको अगरबत्ती खेते हैं, अपने नोट्स की करते हैं. हमें वैसे ही करना है, बिकॉज मनी को भी हमें गॉड को ट्रीट करना है. मनी क्या है? मनी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इस पूरी एनर्जी को किसने क्रिएट किया है? गॉड ने. सो हमें उसको वैसे ही ट्रीट करना है. और मनी हमारी वांट को फुलफ़िल करता है, तो हमें डेफिनेटली मनी को थैंक यू करना है, ब्लेस करना है कि अरे मनी है तो इसलिए मेरे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं. और मनी को हमेशा
सर्कुलेशन में रखना है, ज़्यादा बचा बचा के पकड़ पकड़ के नहीं रखना है और हमेशा उसका सही इस्तेमाल करना है। अगर आप गलत चीज़ के लिए मनी को यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉन्शियसली अवेयर हो जाइए, यू आर क्रिएटिंग अ नेगेटिव मनी सर्कल। होर्डिंग एंड सेविंग रिएक्ट विद ग्रिम वेंजेंस। This does not mean that man should not have houses and lots, stocks and bonds, for the barns of the righteous man shall be full. It means man should not hoard even the principal if an occasion arises when money is necessary. In letting it go out fearlessly and cheerfully, he opens the way for more to come in. For God is man's unfailing and inexhaustible supply. क्या ये लाइन हम बार बार पढ़ रहे हैं कि गॉड किसी भी इंसान की अनलिमिटेड सप्लाई है, मेरे पास एक नेवर एंडिंग पर्स है, ये बार बार इस बुक में आ रही है। इसकी मीनिंग क्या है कि हम अपने ही थॉट से उस मनी की फ़्लो को रोक रहे हैं, स्लो कर देते हैं। हमें कभी भी मनी को एकदम टाइटली अपनी मुट्ठी को बंद करके नहीं रखना है ये सोच के कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि असलियत तो ये है कि पैसे कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते। हमारी सप्लाई अनलिमिटेड है, हमें बस उस सप्लाई के गेट को खोलना है। ओके, सो एज प्रॉमिस्ड आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।